ईरान पर हमले के आज 13 दिन हो गए। तो इन 13 दिनों में जितनी खबरें हम बाहर मीडिया के हवाले से देखते हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके हिसाब से तो लग रहा है ईरान में बहुत कुछ तबाह हो गया। ट्रंप कह रहे वायुसेना तबाह हो गई, नौसेना तबाह हो गई, मिलिट्री पावर न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूक के जो भी फैसिलिटीज थी सब पूरी तरह से कारपेट बॉम्बिंग करके खत्म कर दिया गया। तो तेल रिफाइनरी खत्म हो गई, जितने तेल भंडारण थे वो खत्म हो गए। तो उस हिसाब से तो लग रहा है बहुत जबरदस्त तबाही हो गई। आप आराम से बात कर रहे हैं, हालांकि आप शायद तेहरान से 90 किलोमीटर कौम में। हम इधर चाहते हैं कितनी तबाही हुई, क्या खौफ है, क्या डर है, क्या कुछ हुआ ईरान में इस इन 13 दिनों में? तो ईरान की तरफ से कुछ जिन है आसमान से उतरे हैं जो हुर्मुज पे जाके लड़ रहे हैं, और ईरान की तरफ से जिन ही हैं जो डेली मिसाइल फेंक रहे हैं, क्योंकि सारे तो खत्म हो गए। अब ईरान के पास जिन पावर है जिसकी वजह से वो ईरान लड़ रहा है। तो ये बेवकूफ़ों को इतना नहीं समझ में आता कि हर रोज कहते हैं कि आज का हमला जो होगा वो सबसे बड़ा हमला होगा। अरे भाई, कल भी यही डायलॉग बोला था आपने, आज की रात कयामत आने वाली है, ये कल भी आपने बोला था। देखिए, ईरान में आपने वीडियो देखा होगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी है। ईरान में एक बहुत मशहूर सिंगर हैं, उनका नाम है हुसैन ताहिरी। वो तेहरान में इनकलाब स्क्वायर एक है, वहां पर वो अपना सॉन्ग पढ़ रहे थे, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग पढ़ रहे थे, और 10,000 20,000 लोग रास्ते पे। उनके कभी देखा नहीं, फाइटर ग्रेड तक बॉम्ब गिरे, देखा होगा आपने। वहां पर लोग, आपको लोगों का जज्बा समझ में आएगा कि लोग हिल नहीं रहे वहां से। तो ईरान में डेफिनेटली इन लोगों ने 12,000 लोकेशंस पर ऐसी जगह हमला किया है जो सिविलियन थे। ईरान में 1500 से ज्यादा सिविलियंस को इन लोगों ने मारा है, जिसमें 300 से ज्यादा बच्चे हैं। 15 से ज्यादा स्कूल्स पे हमला किया है, 12 से ज्यादा हॉस्पिटल पे हमला किया है। तो ये जो इनकी वहशीपना है, बर्बरियत है, जहां पर आवाम को मारना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मारना, ये काम ये लोग कर रहे हैं, और इन लोगों को इसके अलावा कुछ आता नहीं है। मैराज हो रहा है, ये तो आपको बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, बीबीसी के जर्नलिस्ट टेल अवीव में खड़े रह के कह रहे हैं कि पूरा टेल अवीव ठप हो गया है। पूरा टेल अवीव में कोई इंसान रास्ते पे नहीं है, बाहर कोई आ नहीं रहा है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, जॉब बंद है। टेल अवीव में एयरपोर्ट पे झगड़े हो रहे हैं टिकट्स के लिए, टेल अवीव से लोग भागना चाह रहे हैं। एक ये तरफ है, दूसरी तरफ ईरान है। मैं रोज रात को जाता हूँ, यहाँ पर फेस्टिवल का माहौल होता है अंजुम जी, फेस्टिवल का माहौल होता है। लोग पूरे रास्ते में फ्लैग्स लेके खड़े होते हैं, हजारों की तादाद में रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स होते हैं, चाय बट रही होती है, कॉफी बट रही होती है। ऐसा लगता नहीं है जंग का माहौल है। ये इस वक्त का मूड है, ये इस वक्त का जज्बा है, और ये यूनिटी इस वक्त ईरान के अंदर है। शायद मुझे लगता है कि इनकम्पेरेबल है। दो फौजें जो है, दोनों बिल्कुल बिल्कुल दोनों की जो इस वक्त मानसिक हालत है, दोनों कौमों की बहुत डिफरेंट है। एक डट के मुकाबला करने वाली है और एक दूसरी भाग जाने वाली है। और ये जो ट्रम्प और ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स आगे कह रहे हैं, और डिफेंस मिनिस्टर आगे कह रहे हैं हम जीत चुके। भाई, जीत चुके हैं आप तो होर्मुज से अपने तेल निकलवा ले ना, निकलवा ले, जीत चुके हैं तो क्या हुआ। ये अभी कह रहे हैं मिसाइल ऐसी जाएगी, और मिसाइल इन लोगों ने जमीन में डाल दी है। ईरान के लिए क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं कि वॉर कब तक चलेगा, ईरान के लिए क्लियर है कि एक प्री वॉर सिचुएशन था और एक पोस्ट वॉर सिचुएशन है। प्री वॉर सिचुएशन में यह था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, ईरान अपना ऑयल बेच नहीं पा रहा था, ईरान के ऊपर अलग अलग तरीके से सैंक्शंस लगे थे, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, ऑयल, हर चीज के सैंक्शंस लगे हुए थे। इस बहाने थे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहा है, जबकि ईरान ने कहा था हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। ये एक बात है। ईरान ने 2015 में इनसे बात की, न्यूक्लियर डील साइन हो गई, 2016 में आके ट्रंप ने फाड़ दिया, 2020 में बात हुई, 2025 में बात हुई। ईरान ने तमाम डिप्लोमेटिक और शराफत के रास्ते तय कर लिया। अब गुंडे जो होते हैं वो शराफत की जबान समझते नहीं है, उनको लगता है शराफत यानी कमजोरी। अब ईरान ने कहा कि तुम गुंडे हो ना,
तो तुमसे ताकत की जबान में बात करते हैं। अब पोस्ट वॉर और प्री वॉर सिचुएशन डिफरेंट होगी। ईरान ने कहा है कि अब तुम हम पे सैंक्शंस लगाते थे, अब हम तुम पे सैंक्शंस लगाएंगे। जब तक पिज़िशकियान ने भी कहा जो है कि प्रेसिडेंट है, जब तक ईरान के तमाम सैंक्शंस खत्म नहीं हो जाते और ईरान ने कहा है कि जो 9 नेशंस में इनके छावनियां है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक हम इन्हें टोटली डिसमेंटल नहीं कर दे या इनकेपेबल नहीं कर दे कि ईरान पे हमला हो सके, कोई सीज फायर की बात होने वाली नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए कि सीज फायर ईरान नहीं चाहता जब तक के पोस्ट वॉर में एक न्यू ऑर्डर वर्ल्ड का क्रिएट ना हो जाए। देखिए, ये कहने के लिए तो ठीक है, मेरे सामने जो ईरानी राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उनका जो बयान है वो मेरे सामने है, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट उठाए। दरअसल उन्होंने 3 शर्तें रखी है जंग खत्म करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति ने। उसका हिंदी तर्जुमा बोल रहा हूँ जो उन्होंने बयान दिया है कि ईरान के अधिकारों को कानूनी मान्यता दी जाए, जंग से हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में ईरान पर हमला ना हो इसके लिए मजबूत इंटरनेशनल गारंटी दी जाए कि आगे कोई हमला नहीं होगा। तो ये ऐसी शर्त आप कह रहे हैं जिस शर्त को अमेरिका तो मानने से रहा। भाई अभी हो सकता है अमेरिका और बड़े बमबरसक विमानों का इस्तेमाल करने लगे और तबाही अमेरिका इजराइल एयरफोर्स के जरिए मचाने लगे। तो अभी तो ये जंग फुल स्केल वार होने के इसके खतरे बाकी है प्रोफेसर जमीर साहब। अंजुम जी, देखें आज कितनी तारीख है? 12 मार्च है। हम 12 मार्च, हाँ 12 अप्रैल को भी हम बैठेंगे और 12 अप्रैल को भी हम बात करेंगे और तब हम बात करेंगे कि अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा। अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय मानने की। अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका होर्मुज अगर बंद हो गया तो अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है। ईरान ने बहुत रिस्ट्रेंट किया है अभी तक। अमेरिका बिल्कुल इस वक्त चोक्ड है। अमेरिका के पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। क्या करेगा अमेरिका? बॉम्ब्स मारेगा, हवा से मारेगा, कितने मारेगा? आप मुझे बताएं अमेरिका कितने बॉम्ब मार सकता है? 2-3 ऑप्शन है मैं आपके सामने पेश करता हूं अंजुम जी। एक, ईरान में 9 करोड़ की जनता है, 90 मिलियन लोग हैं। एक ऑप्शन है कि पूरे 9 करोड़ को मार दे। मार सकता है? नहीं मार सकता। ईरान में क्या कर सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों को मार के कहेगा कि बाकी लोग डर जाएं। ईरानी कहते हैं तुम हमें 5 लाख भी मार दोगे तो बाकी हम डरेंगे नहीं, हम मौत से नहीं डरते। अब जब मौत से नहीं डरते तो इनके साथ क्या किया जाएगा? जमीन पे हमला करेंगे। जमीन पे हमला करने में उन्हें ताकत है नहीं, क्योंकि ईरान की जो क्षेत्र इस तरीके से या तो ऊंचे पहाड़ है या तो नदी है। ईरान के अंदर एंटर होना तकरीबन इम्पॉसिबल है कि ईरान पे कोई आके लड़े। ये वो आर्मी है जो 20 साल अफगानिस्तान में रही और अफगानिस्तान में फाइनली वही तालिबान को पूरी हुकूमत देके भाग गए। ये ईरान से क्या हाक लड़ेंगे? तो अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका और ट्रम्प ये सोच रहे थे कि एक हफ्ता हमला करेंगे, आयतुल्ला खामेनी शहीद हो जाएंगे, ईरान की जनता एक इनकलाब लेके आएगी, एक नई गवर्नमेंट आएगी, उनकी गुलाम बनेगी। ये सब इनके प्लान्स फ्लॉप हो गए हैं और इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आप और मैं दोनों हैं, दोनों देखेंगे, क्योंकि हमारे जहन में अमेरिका एक बहुत बड़ा ऐसा बहुत बड़ी ऐसी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो बना हुआ है। वो इस जंग के बाद पूरी दुनिया में लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। अमेरिका की नाक ईरान रगड़ देगा जमीन में, ये आप लिख के ले लीजिए। भाई अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान कल भी आया है, इंटरव्यू में कल कहा, वैसे कहा तो 72 घंटे से है, लेकिन अब जो ताजा उन्होंने कहा कि ईरान में अब कोई ऐसा खास टारगेट उनके लिए बचा नहीं है, सब कुछ ईरान में खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया और ये जंग बहुत जल्द अब खत्म होने वाली है। तो इसका क्या मतलब है? बहुत कुछ लोग कह रहे नहीं, हैं वो तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जिन है, अभी जिन है, जिनों को मारे वो, यानी जो जिन ईरान की तरफ से हमला कर रहे हैं उन जिनों को ही मार सकते हैं, क्योंकि इंसान तो उनके पास है ही नहीं। यानी ये जो 41st वेव में मिसाइल्स गई हैं, खुर्रम शहर मिसाइल्स गई हैं, जो इजराइल के अंदर जो है सेंसर है कि आप कैमरा यूज नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते, तो ये कौन मार रहा है? यानी ये मिसाइल्स जा कहां से रही है? कल जो इनके अमेरिकन टैंकर्स को मार दिया ईरान ने खाड़ी में, और अमेरिकन ऑयल टैंकर्स जो मारे गए, जलाए गए, उनको किसने मारा है? भाई अगर आप जीत गए हो जंग तो लड़ क्यों रहे हो? आप आ जाओ यहाँ पे, तेहरान में आओ, आपके लिए ताजपोशी का इंतजाम किया जाए।
आप आए यहाँ पर, तेहरान आए, तेहरान में आपके लिए ताजपोशी गद्दी वगैरह बिछाई जाए, जंग तो आप जीत चुके हैं ना, आइए वेट कर रहे हैं। ये पागलों की तरह बात करता है ट्रम्प, यानी सुबह क्या कहता है। अब बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई अंजुम जी, कि ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते कहते उसमें उसमें कह दिया कि मुझे जंग के लिए किसने कहा था, पीटर ने कहा था, जुरैट ने कहा, यानी अपने दामाद का नाम लिया। अपने दामाद का नाम लिया। यानी जंग के टाइम जब ये हारने लगा, अब ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जैसे ही जंग आगे बढ़ती रहेगी तो डोनाल्ड ट्रंप शिकार ढूंढेगा, क्योंकि वो तो कभी जंग हार नहीं सकता है। तो अब वो जंग कोई और हारेगा, ये जीतेगा। वो जंग कौन हारेगा, हो सकता है नेतन्याहू हार जाए, हो सकता है उनका डिफेंस मिनिस्टर हार जाए, हो सकता कोई और हारेगा, लेकिन ये खुद हारेगा, अपने अपने गले में हार लेगा नहीं। लेकिन अंजुम जी देखें, अमेरिका को समझने के लिए उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को समझना भी जरूरी है। आप देखें कि उनके जितने इलेक्शंस हुए, न्यूयॉर्क का इलेक्शन ट्रंप ने फुल कैंपेन किया था ममदानी के खिलाफ, लेकिन हार गया। इसी तरीके से कम 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें से एक स्टेट कंप्लीटली प्रो ट्रंप थे, यानी रिपब्लिकन के लिए वो कंप्लीटली कभी नहीं हारते थे वो स्टेट में। वो स्टेट का गवर्नर का इलेक्शन भी हार गए। मिड टर्म इलेक्शंस इनका आने वाला है, मिड टर्म इलेक्शंस में इनकी पोल की रेटिंग इतनी गिर चुकी है कि ये लोग अमेरिका में फेमस है, आफ्टर वॉर इनके लिए इलेक्शन जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली वो वॉर जहां पर इनको नुकसान हो रहा है और उनकी लाशें आ रही हो। तो अमेरिका इस वक्त वीक पोजीशन पर है, ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, ये क्लियर होना चाहिए हमारे लिए। अब एक सवाल है, चूंकि जंग के 13 दिन हो गए, अमेरिका के दावे लगातार अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया, 5 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि आज रात, ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सबने कहा आज रात बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो उसके बाद हमने देखा कि तेल रिफाइनरी और इस सब में आग लगी। अभी 2 दिन पहले जो अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने कहा कि आज रात और बड़ा हमला होगा। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जब ये अनाउंसमेंट होता है अमेरिका से, मैंने पहले भी पूछा था लेकिन अब पीट हेगसेथ ने जिस दिन कहा, तो रात में ईरान में क्या माहौल होता है, उसमें लोग क्या इंतजार कर रहे होते हैं, डरे होते हैं, या कहीं सेटर तो है नहीं इसराइल की तरह? हाँ अंजुन जी, मैंने एक खुद ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है आपसे जिस दिन मेरा प्रोग्राम हुआ था, और उस दिन कहा कि भाई बहुत ईरान में प्रॉब्लम होने वाला है, तो हमारे चैनल पर मैंने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है खुद। मैंने पूरा रात को 12:30 बजे से लेके रात को 2:30 बजे तक मैं पूरा कुंभ घूमा। वहां पर एक अलग अलग लोगों से मैंने इंटरव्यूज लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बंदा था कार में बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि तुम पूरी फैमिली के साथ आए हो, तुम्हारा 6 महीने का बच्चा भी है, आज उसने कहा कयामत बरसाएगा, डर नहीं लगता? वो कह रहे हैं मैं रोज नहीं आता था, आज मैं आया हूं क्योंकि उन लोगों ने कहा कि आज हमला करने वाले हैं और आज बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, तो मैं 6 महीने के बच्चे को लेके आया हूं ये बताने के लिए कि इस मुल्क के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए अगर बलिदान देना हो तो मैं खुद, मेरा पूरा खानदान 6 महीने के बच्चे के साथ आया हूं, ये बोलने के लिए कि हम बलिदान देने के लिए करबला वाले और इमाम हुसैन वाले पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने पूरी बनाई है, उसके अंदर अजीब जज्बा इस कौम के अंदर है, हक के लिए कुर्बानी देना, बलिदान देना, करबला वालों के रास्ते पे चलना, जालिम के सामने नहीं झुकना, ये इनकी कोर वैल्यूज में से है। चलिए, देखते हैं। 13 दिन इस जंग के हो चुके हैं। अमेरिका 72 घंटों से कह चुका है कि जंग लगभग वो जीत चुका है। बावजूद इसके, शुरू में हमने जो बात की कि बीती रात 5 या 6 ऐसे टैंकर्स पर या तेल से लदे जहाजों पर हमले हुए, जो ईरानी मिसाइलों से, ईरानी ड्रोन से, ईरानी नौकाओं के जरिए हमले हुए, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हंगामा मचा है। 1000 से ज्यादा जो तेल टैंकर से जहाज हैं वो फंसे हुए हैं, और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है कि ये जंग कब थमेगी। जिस तरह से ईरान ने मोर्चा थाम रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चारों तरफ, उससे पूरी दुनिया में तेल और गैस के की कीमतों के बढ़ने के खतरे भी। तो कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। एक सवाल जाते जाते, आप लोग कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कब खत्म हो जाएगी? जंग खत्म टाइम के हिसाब से नहीं है, लेकिन
कंडीशन क्लियर है कि कब खत्म होगी। कंडीशन ये है कि प्री वॉर सिचुएशन पे हम वापस नहीं जाएंगे। पोस्ट वॉर सिचुएशन में ईरान के लिए सैंक्शंस खत्म हो जाएं, ईरान के लिए जो पूरी दुनिया में सबके लिए इक्वालिटी हो वो ईरान के लिए भी हो, सब तेल बेच सके तो ईरान भी बेच सके, सब मेडिसिन खरीद सके तो ईरान भी खरीद सके। जब तक अदल और इंसाफ ईरान के साथ नहीं हो जाता, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान लास्ट मोमेंट तक अपने वैल्यू सिस्टम के लिए खड़ा रहेगा और बिल्कुल भी ईरान पीछे नहीं हटेगा। कितना वक्त इरानियन कमांडर ने कहा, कम से कम उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े 10 साल तक के लिए बारूद हमारे पास रेडी है, लड़ने के लिए 10 साल तक तैयार। लेकिन जैसे अमेरिका ने अगर कहा, ट्रंप अब कहते आज रात कल रात को बमबारी हो जाए और उसके बाद ट्रंप कहे कि भाई हमने सारे टारगेट फिनिश कर दिए जैसे वो कह रहे हैं और हम अब जंग खत्म करते हैं, तो खत्म हो जाएगी जंग। अमेरिका और इजराइल अगर ऐसा कहता है, कैसे और खत्म हो ईरान जाएगी? को इतना नुकसान हो गया। हुर्मुज कौन खोलेगा? हम्म। और अमेरिकन बेसिस जो हैं मिलिट्री के वहां पूरे वेस्ट एशिया में, गल्फ खाड़ी में, उन पे हमलों को कौन रोकेगा? भाई तुमने सब तहस तहस तो कर दिया। अब ये मिसाइल्स आ कहाँ रहे, आ कहाँ से रहे? कल क्यों टेल अवीव में सारे लोग रात को बंकर में सोए थे और पार्किंग लॉट में जाके सोए थे? क्यों 7 मिलियन इजरायली इस वक्त बंकर्स में? एक चीज और अंजुम जी, जो इस वक्त हो रहा है कल बहुत इंटरेस्टिंग है। हिजबुल्ला और ईरान मिल के हमला कर रहे, यानी एक टारगेट को दोनों मिल के मार रहे हैं। और हिजबुल्ला वीडियोस रिलीज कर रहा है पिन पॉइंट। ये तो कह रहे थे हिजबुल्ला खत्म हो गया, हिजबुल्ला में कुछ बचा नहीं। हिजबुल्ला इतना मार रहा है इन लोगों को और वीडियोस रिलीज कर रहा है डेली। तो ये इस वक्त इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है और आप देखेंगे कि ईरान की सब शर्तों को ये मानेंगे और इन्हें मानना होगा। इनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को ऐसी जगह चेकमेट की पोजीशन पर ले आए हैं। या तो ये इसी तरीके से लड़ते रहे और अपनी बेइज्जती कराते रहे दुनिया में, या ईरान की शर्तों को मान ले। तीसरा इनके पास कोई चॉइस नहीं बचा है। चलिए खत्म करते हैं। हालांकि ईरान की शर्तों को अमेरिका नहीं मानेगा ये कोई भी समझ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका अपना पक्ष है। और जाते जाते इनका परिचय दर्शकों से फिर करा दूं। बहुत सारे लोगों को लगता है ईरान में बैठे हिंदी बोल रहे हैं, हालांकि इन्हें बहुत सारे चैनल पर देख रहे हैं। भारत के रहने वाले हैं, मेरे ख्याल से मुंबई के रहने वाले हैं आप। 12-13 साल से वहाँ हैं, जो धार्मिक नगरी है कुंभ, वहाँ प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास जाफरी साहब हमसे बात करने के लिए। बातचीत होती रहेगी। नमस्कार, आदाब। थैंक यू जी, थैंक यू।